अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है दोस्तों। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो दोबारा कोरिया जापान पे। आज जापान की तरफ से कुछ न्यूज़ आ रही हैं। कल मैंने बताया था कि कोरिया ने अपना प्रोसेसिंग स्टार्ट किया वीज़े का। इसी तरह अब जापान की तरफ से भी कुछ अपडेट्स आई हैं। कौन कौन से कंट्रीज़ उन्होंने इंक्लूड की हैं जो कि 1 नवंबर से ट्रैवल कर पाएंगे जापान में, विजिट वीज़ा भी अप्लाई कर पाएंगे। तो पाकिस्तान का नाम किधर है, पाकिस्तान कब एंट्री लेगा इस लिस्ट के अंदर। और बहुत सारे लोग मुझसे ये भी पूछ रहे थे कि यार हमने वहाँ पे शादी करनी है जापान में या कोरिया में। बहुत सारे लोग जो कोरिया या जापान चले जाते हैं तो उनका जो वीज़ा स्टेटस होता है उनको वो चेंज करवाना बहुत मुश्किल हो रही होती है। या फिर अगर वहाँ पे कोई लड़की मिल जाती है, उनको शादी करनी हो तो प्रोसीजर क्या होता है ये उनको मालूम नहीं होता। इस पे पहले मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है। तो आज फिर मैंने सोचा दोबारा से एक वीडियो बना के थोड़ी डिटेल बता दूंगा, जिसमें कोरिया का भी बता दूंगा और जापान का भी बता दूंगा। दोनों कंट्रीज़ की अपडेट्स बता दूंगा, प्लस वीज़ा प्रोसेसिंग क्या है, डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए, ये सारी डिटेल में आज बात करते हैं। सबसे पहले बताऊं दोस्तों, जैसे कि कोरिया ने अभी रिसेंटली 2 दिन पहले उन्होंने ओपन कर दिया अपने वीज़ा, पाकिस्तान में एम्बेसी ओपन की, लेकिन वो डी कैटेगरी यानी कि लॉन्ग टर्म कैटेगरी में आप अप्लाई कर सकते हो, कोरिया का वीज़ा जा सकते हो। अब इसी तरह जापान की जो अपडेट्स थी, पहले तो ये थी कि अप्रैल में जाके एम्बेसी ओपन होगी जापान की, उससे पहले आप वीज़ा नहीं अप्लाई कर सकोगे, टूरिस्ट वीज़ा। लेकिन अभी की डेट के मुताबिक जापान ने कुछ कंट्रीज़ के लिए अपने बॉर्डर्स ओपन किए हैं और उन्होंने विजिट वीज़ा भी ओपन कर दिए हैं। 1 नवंबर से ओपन हो जाएंगे। इसका मतलब अगर दूसरे कंट्रीज को इस लिस्ट में शामिल किया जा रहा है तो पाकिस्तान भी और दूसरे एशियन कंट्रीज और दूसरे जितने भी ममालिक हैं यूरोपियन, वो भी इस लिस्ट में 1-2 महीने तक इंक्लूड होने वाले हैं। कोरोना को देखते हुए कि जिन कंट्रीज की सिचुएशन अच्छी हुई तो उनमें जापान ने कोरिया को इंक्लूड किया, ताइवान को इंक्लूड किया, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये जो 8 कंट्रीज़ हैं इनको इंक्लूड किया है कि 1 नवंबर से ये अपने टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर सकेंगे, जापान जा सकेंगे। जहां तक पाकिस्तानियों की बात रही थी या इंडियंस की बात रही थी तो उन्होंने अप्रैल तक का कहा हुआ था कि अप्रैल में जाके एम्बेसी वर्क करेगी। लेकिन मैं यहाँ पे बताता चलूँ, ये सिर्फ पाकिस्तानियों का नहीं, उन्होंने कहा था ये पूरी दुनिया के लिए उन्होंने एम्बेसी खोलने का ऐलान किया था अप्रैल में। लेकिन अभी जो अच्छी न्यूज़ वहाँ से आई, 1 नवंबर से जो स्टार्ट करें, इसका मतलब है कि दिसंबर और जनवरी तक एम्बेसी खुलने के चांसेस हैं। कुछ हिलहुज्जत होगी जिसे कहते हैं। तो ये तो होगी जापान की विजिट वीज़ा के हवाले से बात होगी। उसके बाद मैंने कोरिया का ऑलरेडी आपको बता दिया हुआ। डॉक्यूमेंटेशन भी बताता हूँ कि कौन कौन सी डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होती है, वो एंड में मैं बता दूंगा। अभी जो बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि अगर शादी करनी हो तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं और इसका प्रोसीजर होता क्या। दोस्तों आपको पता होगा जो कोरिया में रहते हैं या जापान में रहते हैं, उनका जो शादी का सिस्टम होता है वो सिर्फ एक शादी पे बिलीव करते हैं, 2, 3, 4 पे नहीं बिलीव करते हैं। तो अगर आपकी ऑलरेडी शादी हुई है तो आपको तलाक देनी पड़ती है, छोड़ना पड़ता है, या फिर वो मानते नहीं, एक्सेप्ट नहीं करते हैं, या फिर आपको दूसरे फेक डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़ते हैं। मोस्टली यही करते हैं। कोरिया भी यही कहता है कि हमें सिर्फ एक ही शादी पे बिलीव है। तो वो दूसरी, अगर आपकी ऑलरेडी शादी हुई पड़ी है तो आप नहीं कर सकोगे। तो मोस्टली लोग क्या करते हैं जी, 2 नंबर कागज बनवा के कहते हैं कि जी हमने शादी की नहीं हुई है, तलाक दे दी। ठीक है, अभी मैं बताता हूँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। सबसे पहले दोस्तों जो आपने पाकिस्तान से लेके जाने हैं, इससे पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि जो लोग जापान में या कोरिया में जाते हैं तो अगर ये समझ रहे हैं कि वहाँ पर जाके शादी कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होता। आप वहाँ पे जाओगे, वहां से आपको दोबारा एग्जिट होना पड़ेगा। अगर विजिट वीज़ा पे जाते हो तो आपको एग्जिट होकर पाकिस्तान आना पड़ेगा शादी के लिए। वहां से वो लड़की डॉक्यूमेंट्स भेजेगी, तो देन आपका इस्लामाबाद एम्बेसी से जाकर प्रोसेस होगा और यहाँ से ही आप शादी वाले वीज़ा पे वापस जाओगे। ऐसा नहीं कि आप वहाँ पे जाके स्टडी वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा को कन्वर्ट करवा के वहाँ पे बैठे बैठे करवा लो। आपको एग्जिट फिर भी होना पड़ेगा, पाकिस्तान आना पड़ेगा, फिर नए सिरे से प्रोसेस होगा। डॉक्यूमेंट्स वो वहाँ से भेजेगी तो आप वहाँ से प्रोसेस करवा के इस्लामाबाद से देन जा सकोगे। अब मैं बता दूं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए जो आपने पाकिस्तान से लेके जाने हैं। सबसे पहले आपका बर्थ सर्टिफिकेट।
और उसके बाद FRC फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जिसके अंदर आपके पेरेंट्स, आपके बहन भाई, उनके सबके नाम दर्ज होते हैं, पूरा एड्रेस होता है आपका। उसके बाद आपका दोस्तों अगर आपकी शादी हुई थी तो तलाकनामा चाहिए होगा, या अगर आपकी वाइफ की डेथ हो गई है तो उसका डेथ सर्टिफिकेट चाहिए होगा। और उसके अलावा एक NOC होगा। NOC, अब यहाँ पे कौन सा NOC आ गया? यहाँ पे दोस्तों एक NOC जो आपके पेरेंट्स, आपके गार्डियंस, आपके रिश्तेदारों में से कोई भी दे सकता है, अगर आपके पेरेंट्स नहीं है। नहीं तो पेरेंट्स में से आपका वो देना पड़ेगा, जिसमें वो लिख के देंगे हल्फनामा जिसे कहते हो, कि हमें कोई इतराज नहीं है, ये वहां पे जाके शादी कर सकता है। अब ये डॉक्यूमेंट्स जो है आपको मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से वो अटेस्ट करवाने होंगे। जब इन सारे डॉक्यूमेंट्स को आप अटेस्ट करवा लोगे तो आप जापान आ सकोगे। जापान आ जाओ। जापान आने के बाद ये डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने होंगे जापान में पाकिस्तान एम्बेसी में। वहां पे जाके आपने ये डॉक्यूमेंट्स दोबारा अटेस्ट करवाने होंगे। पाकिस्तान से अटेस्टेशन हुई थी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से, लेकिन जब जापान में होगे वहां पे एम्बेसी आपकी अटेस्टेशन करेगी ये सारे डॉक्यूमेंट्स की। जब ये डॉक्यूमेंट सारे आपके क्लियर हो जाएंगे, उसके बाद वो जो लड़की होगी वो अपने डॉक्यूमेंट्स लेके आएगी, लाइक वही FRC वगैरह होगी, वो सारे डॉक्यूमेंट्स ला के वो भी अटेस्ट करवा के देन आपकी शादी होगी। और उसके बाद आप अपना वीजा स्टेटस चेंज करवा पाओगे, अपने वीजे को दूसरे वीजा में कन्वर्ट करवा सकोगे। मैं वही बात कर दूं कि वो एक ही शादी पे बिलीव करते हैं, तो अगर आप वहां पे शादी करने का सोच रहे हो तो आपको अपनी बीवी को छोड़ना पड़ेगा, जो कि पाकिस्तानी या कहीं पे भी हो। अब डॉक्यूमेंटेशन की बात करता हूं, सेम यही प्रोसेस दोस्तों कोरिया का भी है। जापान जाओ या कोरिया जाओ, सेम प्रोसेस है। अब मैं बात करता हूं कि कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं जापान वीजा के लिए, टूरिस्ट वीजा के लिए, विजिट वीजा के लिए। अब इसकी डॉक्यूमेंटेशन दोस्तों कोई लंबी चौड़ी नहीं, सिर्फ 7-8 डॉक्यूमेंट्स हैं, वो रेडी करो। इवन की ट्रैवल इंश्योरेंस भी नहीं चाहिए इसके लिए। तो होटल बुकिंग, फ्लाइट रिजर्वेशन, उसके बाद FRC की भी जरूरत नहीं है। आपकी 3 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट चाहिए। उसके बाद अकाउंट मेंटेनेंस लेटर चाहिए। एक वीजा रिक्वेस्ट लेटर लिखोगे आप, जो कि जापान एम्बेसी में वीजा ऑफिसर को आप लिख रहे होगे। उसके बाद ट्रैवल प्लान चाहिए आपका। बस यही चीजें, पासपोर्ट है और वीजा एप्लीकेशन फॉर्म होगी। ये 8 डॉक्यूमेंट्स हैं, सिर्फ यही डॉक्यूमेंट्स लेके जाओ। इसके अलावा जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप लगाओगे वो बाहर फेंक देंगे, निकाल देंगे। और स्टेपलर नहीं करना अपने डॉक्यूमेंट्स को, सारे ऐसे ही लेके जाओ, क्योंकि ये सारी स्कैन होके एम्बेसी जानी होती है, इमिग्रेशन पे जाना होता है, जो कि जापान में। वहां से आपकी क्लियरेंस मिलती है, देन जापान एम्बेसी को ये राइट्स देते हैं कि ठीक है आप अब डिसीजन ले सकते हो, हमारी तरफ से ये बंदा ओके है, क्लियर है। देन जापान एम्बेसी डिसीजन लेके आपको वीजा पेस्ट करती है, एक्सेप्ट करती है या रिजेक्ट करती है। लास्ट डिसीजन फिर भी जापान एम्बेसी के हाथ में ही होता है। तो जब इसका फॉर्म फिल करते हो तो इसके 2-3 पेजेस होते हैं। नंबर 1 पे जो होता है सिर्फ आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन क्या करते हो, और सेकंड पे आपका बिजनेस वगैरह तो भी फर्स्ट में आ जाएगा, और सेकंड में ये होगा जो आपका स्पॉन्सर कर रहा होगा, जो इनविटेशन भेज रहा होगा, उसकी सारी डिटेल होगी। अगर आपको कोई स्पॉन्सर या इनविटेशन भेज रहा है वेल एंड गुड, नहीं तो वो ब्लैंक छोड़ दो। और वहां पे दोस्तों आपने अपने बिजनेस का भी मेंशन करना है, एड्रेस, फोन नंबर, क्या बिजनेस करते हो, वो सारी चीजें लिखनी होगी। इसके लिए ना तो ट्रैवल इंश्योरेंस चाहिए होगी किसी भी किस्म की, और ना ही फजूल किस्म का NTN, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, प्रॉपर्टी। अच्छा मुझे ये नहीं समझ आती, पता नहीं किसने प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स निकाल दिए। मैं लोगों को कह दिया प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स लगाओ तो आपको वीजा मिलते हैं, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स फजूल है, ना लगाया करो। उसके बाद NTN भी नहीं चाहिए, चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी नहीं चाहिए, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स भी नहीं चाहिए, ट्रैवल हिस्ट्री हो डजन मैटर। उसके बाद बैंक स्टेटमेंट लास्ट 3 मंथ्स ओनली। दूसरे कंट्रीज के लिए तो 6-6 महीने चाहिए होती है, लेकिन जापान सिर्फ 3 मंथ्स की रिक्वायर्ड करता है। कितनी स्टेटमेंट होनी चाहिए? 8 से 10 लाख रुपया हो इनफ है। और कोई इतनी लंबी चौड़ी डॉक्यूमेंटेशन नहीं, सिंपल आप खुद ही बनाओ घर में बैठ के ट्रैवल प्लान, जिसमें डे 1 से डे लास्ट तक की एक्टिविटीज लिखो। एक क्वेश्चन बहुत सारे लोग करते हैं कि ये जो होटल बुकिंग और फ्लाइट रिजर्वेशन है, ये सिर्फ रिजर्व करवानी है कि इसको पे करना है? दोस्तों पे करने की कोई जरूरत नहीं है, इसको रिजर्व करवा लो। वो पे करने का ये होता है कि जब आप यहाँ से ट्रैवल करके वीजा मिल जाता है, जब आप जापान चले जाते हो, तो इमिग्रेशन के क्वेश्चन से बचने के लिए आप क्या करते हो कि पे कर लेते हो, क्योंकि कभी कभार वो कॉल करके पता कर लेते हैं कि ये जो बंदा आ रहा है इसने पे किया या नहीं किया। वो इसलिए होता है, अदरवाइज कोई इतना इशू नहीं होता। अब बहुत सारे लोग एक क्वेश्चन करते हैं कि होटल बुकिंग करवानी है या हॉस्टल। दोस्तों इट्स अप टू यू।
आप एक फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हो। फ्रीक्वेंट ट्रैवलर जो होता है वो हॉस्टल में ज़्यादातर मोस्टली रहता है। तो मैं हॉस्टल में रहता हूँ, बहुत सारे लोग होटल में जाके भी, अगर आप एक्सपेंस बर्दाश्त कर सकते हो टोक्यो के तो होटल में रहो, अदरवाइज हॉस्टल मेरे मुताबिक ठीक है, क्योंकि टोक्यो दुनिया का महंगा तरीन सिटी है, तो आप अफोर्ड नहीं कर पाओगे। दोस्तों इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।